गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए। इधर दिखाओ, इधर। तो हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात की थी। अब एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी होता है। वर्क फंक्शन एनर्जी बोलोगे तो वर्क फंक्शन। और वो एनर्जी को पाने के लिए जितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए। हाँ, क्योंकि एच न्यू एनर्जी होता है ना, तो ये मिनिमम होगा। एनर्जी को पाने के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, तो वो एनर्जी पाने के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वेव फोटोन की, वो कहलाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हाँ देखो, एच न्यू टी एच किस नाम से जाना जाता था? वर्क फंक्शन। अब यहां पे अगर रिप्लेस कर दो फ्रीक्वेंसी को सी बाय लैम्डा से, तो वर्क फंक्शन हो जाएगा। तो यहां से लैम्डा टी एच को कैसे डिफाइन करेंगे? ये होगा एच सी बाई फाइव। अब इसको हम डेफिनेशन वाइज कैसे बोलेंगे? अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा, तो बताओ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं? अरे ये डिनोमिनेटर में है ना, तो छोटा होगा तो ज्यादा होगी एनर्जी, उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। इक्वल टू में भी। और अगर ग्रेटर देन इससे हो गया तो नहीं होगा, इसमें उल्टा हो जाता है। अब बताओ, मैंने इसमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी लाइट की या फोटोन के बारे में बात की है। क्या ये प्रॉपर्टी फोटोन की होगी या ये प्रॉपर्टी मटेरियल की होगी? मटेरियल की होगी। तो नोट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है? जैसे सीजियम है, सीजियम का वर्क फंक्शन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी वो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ निकल के आएगा वो उस मटेरियल का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाएगा। ठीक है? ऑल द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हम ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं, तो होना तो चाहिए लाइट के लिए। देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ अ मटेरियल लिखा रहता है, देखो, इज 2000 एंगस्ट्रॉम। इसका क्या मतलब है? सोचो, वो मटेरियल मटेरियल तो वो मेटल हो गया, उसकी वेवलेंथ की बात हो रही है, तो क्या वो वेवलेंथ वेव नीचे शो करने लग गया?
नहीं, वो कहना चाहता है कि अगर तुम एक फोटोन हो और तुम फोटोन मेरे से इलेक्ट्रॉन निकलवाना चाहते हो तो आपकी कम से कम इतनी लैम्डा तो होनी चाहिए, ठीक है, या इससे कम होनी चाहिए। वेवलेंथ, वेवलेंथ है तो कम बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी है तो ज्यादा बोलेंगे, ठीक है ना। ओके, अब अब इसमें क्या हुआ कि फेलियर आना शुरू हो गया वेव नेचर का। पहला हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया कि अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स है और आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बाहर नहीं नहीं निकलेगा। दिखाओ एक बार, मैंने सेटअप लिखवा दिया था, पीछे देखो, सेटअप नहीं बनाया ना अभी, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट में देखिए इसको कैसे अचीव किया। लैब में इसको कैसे करते हैं, एक ट्यूब होता है, यहां पर ओपनिंग डाल देते हैं क्वार्ट्ज की, QUARTZ, क्वार्ट्ज की ओपनिंग होती है। ये क्या करता है, और बाकी सब ग्लास क्या रहता है। तो बाकी जो मटेरियल है ना, ये जो ट्यूब है, ये ओपेक होते हैं अल्ट्रावायलेट के लिए और ये ट्रांसपेरेंट होता है अल्ट्रावायलेट के लिए। तो अगर मान लो कोई, मैं लाइट लाना चाह रहा हूं, इंसिडेंट करना चाह रहा हूं, तो इधर इधर से ना जाए, अंदर ना आए, इधर से अंदर ना आए, इसको ऐसा सेटअप बना के रखते हैं कि यहां पर मटेरियल रहता है, ताकि जितने फोटॉन्स जो आ रहे हैं वो सीधा सीधा कहां जाके गिरे, मटेरियल पे जाके गिरे। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो हम क्या करते हैं, इसको कंप्लीट कर देते हैं, एक सर्किट बना देते हैं, साथ ही साथ बाहर से वोल्टेज भी लगा देते हैं, और थोड़ा सा चलो और मीनिंगफुल बना देते हैं इसको, वेरिएबल रेजिस्टेंस का भी एक सेटअप बना देते हैं, और ऐसा, ठीक है। अब सुनो, ये इलेक्ट्रॉन्स, इतनी एनर्जी शायद इनके पास हो कि वो यहां तक पहुंच जाए, एनोड तक पहुंच जाए। इसको एनोड बोलेंगे और इसको कैथोड बोलेंगे। अब देखो जितने क्वेश्चन है ना वो इसी टॉपिक पे बेस्ड है मोस्टली। यहां पे हमने वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहां जाएंगे तो सर्किट क्लोज होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन इस वायर से बाहर आने लग जाएंगे। अब बताओ, जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा करंट उसके ऑपोजिट आता है, तो करंट इधर आना शुरू हो गया, ठीक है। दिस करंट इज ड्यू टू द हेल्प ऑफ फोटोन, इसलिए इसका नाम देंगे फोटो करंट, फोटो करंट, ठीक। तो यहां पे आपको करंट ऑब्जर्व होना शुरू हो जाता है, ठीक। तो सबसे पहले तो ये समझो कि फोटो करंट क्यों आ रहा है, आई फोटो, दिस इज कॉल्ड फोटो करंट। क्यों आया फोटो करंट, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग एनोड। तो बताओ, अगर फोटोन ने 100 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाले हैं तो क्या 100 के 100 इलेक्ट्रॉन के पास कैपेसिटी है कि वो पहुंच जाए, नहीं। इसका मतलब हमें यह देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचे हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको करंट मिलेगा। तो फोटो करंट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग एनोड, ठीक। तो हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे या वैल्यू कैसे निकालेंगे, दिस इज नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटो करंट, इट इज ड्यू टू number of electrons reaching anode। अब बताओ, अगर n इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड पहुंचे तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, E है, तो कितने चार्ज पहुंचे, Ne पर सेकेंड। तो चार्ज का मूवमेंट पर सेकेंड क्या बनता है, करंट बनता है, ठीक है। तो N/T को क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग एनोड पर सेकेंड।
ठीक है। अब कभी कभी एफिशिएंसी की वर्ड यूज हो जाती है, तो एफिशिएंसी ये बताता है कि कितने फोटॉन्स तुमने इंसिडेंट कराए और कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचे, उसका रेशियो। ठीक है। तो एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज दो एफिशिएंसी, एक तो एफिशिएंसी ऑफ दिस सेटअप है और एक एफिशिएंसी ऑफ दिस मटेरियल है। इसकी एफिशिएंसी क्या वैल्यू निकाल के देगा कि कितने फोटॉन तुमने इंसिडेंट किए हैं और वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल पाया, उसकी एफिशिएंसी अलग है और इसकी एफिशिएंसी अलग है। ठीक, दिस इज एफिशिएंसी ऑफ दिस सेटअप। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग एनोड आउट ऑफ number of electrons ejected at cathode। ठीक है, परसेंट में है तो इंटू 100%। किसने लगाया? बैटरी ने लगाया। बैटरी जो है ये वेरिएबल वोल्टेज का है, तो ये फोर्स लगा रहा है, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ना। काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया था क्या? नहीं बताया ना? हाँ ठीक है, अभी मैं बात करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, आइंस्टीन ने इक्वेशन दिया कि फोटॉन की जो एनर्जी तुम इंसिडेंट कर रहे हो, अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो क्या इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे? हाँ बिल्कुल आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। अब सोचो, तुमने जो एनर्जी इंसिडेंट किया था वो था एच न्यू, और वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो उस एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कहां जाएगा? हाँ, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उनके पास भी एनर्जी होगी, और वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी, तो दैट बिकम्स काइनेटिक एनर्जी। अब सुनो, इस कंडीशन में हमने क्या क्या कंसीडर किया है कि फोटोन ने एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन को मिला और वो लेके दौड़ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि जितनी एनर्जी ये दे रहा है उसको, वो किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड हो जाए
तो थोड़ी एनर्जी कम हो जाएगी। उसके पीछे जो है उसको 2-3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करना, उसके पीछे जो है वो कम से कम 4-5 से और होगा कोलाइड। तो क्या जितने भीड़ में पीछे रहेगा उतनी ज्यादा से ज्यादा लॉस होगी काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये जो मैं लिख रहा हूं दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी। सोचो ये उसको मिलेगा जो सबसे ऊपर में होगा और उसके आसपास और कोई कोलिजन या एनर्जी लॉस होने की कंडीशन नहीं है। तो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स ये जो होगा दिस विल लाई इन द रेंज। हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बिल्कुल भी एनर्जी ना मिला हो, तो काइनेटिक एनर्जी लाइज इन द रेंज 0 टू के इन काइनेटिक एनर्जी मैक्स, इस रेंज में लाई करता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं वो इस रेंज में लाई करेंगे, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये होगी। ठीक है, ओके। अब इसको देख करके आपको ये लगता है कि अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन है? ग्राफ काइनेटिक एनर्जी मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो ये मैं y में ले रहा हूं और ये मैं x में ले रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा? स्लोप। और ये इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या लग रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो ये ग्राफ कैसा दिखना चाहिए? नीचे से ऐसे लगेगा कि आ रहा है, पर अब नीचे ले नहीं जा सकते, अभी रीजन पता चलेगा। एक तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता, और दूसरा रीजन है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये वाला, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? थ्रेशोल्ड। इसके लेसर वैल्यू में इलेक्ट्रॉन ही नहीं बाहर आएंगे। ठीक है, अब बताओ ये वाला जो वैल्यू है ये इंटरसेप्ट है, तो ये हो गया -5। अच्छा, मैं एक और मेटल का अगर बनाऊं, ये मेटल 1 है, एक मेटल और बना दूं, तो उसका स्लोप और इसका स्लोप डिफरेंट होगा। हाँ, स्लोप यहां पे क्या है? h। तो इसका थीटा और इसका थीटा सेम होगा, और टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? h। लेकिन क्या डिफरेंट है दोनों के? फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट है और वर्क फंक्शन भी डिफरेंट है। अब जरा देख के बताओ किसकी वर्क फंक्शन ज्यादा है। यहां ये बुद्धि मत लगाना कि -8 और -3 में -3 बड़ा है, ये बुद्धि नहीं लगाना आपको। ये माइनस सिर्फ इसके इंटरसेप्ट को नेगेटिव बनाया गया है इसीलिए है, पर आई एम इंटरेस्टेड इन दिस वैल्यू। क्या मैं केवल मॉड की बात कर रहा हूं? तो अगर ये -2 है और ये -7 है, तो -7 वाला जो वैल्यू होगा उसको हम बड़ा मानेंगे, क्योंकि मैं माइनस से कंपेयर ही नहीं कर रहा, मैं किससे कंपेयर कर रहा हूं? मॉड से। तो φ2 इज ग्रेटर देन φ1 इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ग्राफ मिलेंगे आपको। अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। फ्रीक्वेंसी की जगह लिख सकते हैं c/λ -5। अब अगर काइनेटिक एनर्जी नंबर 1, नंबर 2, काइनेटिक एनर्जी मैक्स वर्सेस लैम्डा, क्या लगता है कैसा बनना चाहिए? लैम्डा के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन है ना, तो हाइपरबोला से तो बनेगा। और ये वाली वेवलेंथ को किस नाम से जानेंगे?
थ्रेशोल्ड। देखो इससे कम वैल्यू में ही काइनेटिक एनर्जी है, इससे ज्यादा वैल्यू में काइनेटिक एनर्जी नहीं है। वो अभी अभी हम लोग सीखे थे कि जब लैम्डा ग्रेटर देन लैम्डा टी एच होता है तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं बाहर आएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी। अच्छा, इनवर्स रिलेशन ऐसा भी हो सकता था, पर ऐसा ही क्यों हुआ? इसमें मैथ्स है, ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करो तो इसका स्लोप मिल जाएगा तुम्हें, और उसके बाद एक बार और डिफरेंशिएट करो तो आपको कॉन्केविटी या कन्वेक्सिविटी में पता चल जाएगा डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव, उससे डिसाइड होता है। ठीक है, आप कर्व ट्रेसिंग नहीं सीखे अभी तक? एओडी चल रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट नॉर्मल है, तो उससे पता चल जाता है किसी भी कर्व की कॉन्केविटी कहाँ चेंज हो रही है, कनकेव ऊपर है कि नीचे है, डबल डेरिवेटिव से पता चल जाता है। अब इसका बी वर्जन, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/λ अगर प्लॉट करें, 1/λ प्लॉट करें, क्या ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा अब? ये देखो, ये 1/λ इज x, तो फिर से वैसा ही दिखेगा। लेकिन इस बार इंटरसेप्ट किस नाम से जाना जाएगा? अभी भी ये फाई से ही जाना जाएगा, लेकिन स्लोप किस नाम से जाना जाएगा? tan थीटा नाउ बिकम्स hc। ये मेटल 1, ये मेटल 2, और इसको बोलेंगे 1/λ TH1, 1/λ TH2। ठीक है, जेई में क्वेश्चन आए हुए हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ टू मेटल्स। दो मेटल का ग्राफ बना दिया गया था और पूछा गया था व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्लोप। स्लोप तो कांस्टेंट ही रहेगा, कोई भी मटेरियल हो, मटेरियल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, 1 होगा रेशियो। देखो, के मैक्स की जगह अगर हम स्पीड के रिलेशन निकालना चाहे, जल्दी करो तुम लोग, फोटो खींच लो नहीं तो। अरे इसको यहीं से दिखाना था ना, इसलिए इस जगह में हम लिख सकते हैं ½ mv², और ये स्पीड किस नाम से जाना जाएगा? मैक्सिमम स्पीड। तो अगर मैं मैक्सिमम स्पीड निकालूं यहां से, तो वी मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। तो क्या आ जाएगा देखो, तो 2/m, 2/m ब्रैकेट में h न्यू -5
इज इक्वल टू वी मैक्स का स्क्वायर। ये देखो, अब मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। क्या ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग एक्स का ग्राफ बनेगा? तो वो कैसा दिखता है वाई स्क्वायर? पैराबोला। किधर खुलेगा? एक्स एक्सिस की तरफ खुलेगा कि वाई एक्सिस की तरफ ऊपर? अपवर्ड या राइट या लेफ्ट? हाँ, राइट खुलेगा, ऐसा होगा। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? कौन सी फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, स्पीड अगर पूछे तो ऐसे डील करना है। ये स्पीड है, ठीक है। कल को तुम खुद से लिख करके मेरे से डाउट पूछने आओगे, सर ये मैंने क्या लिखा था। ये स्पीड है और ये फ्रीक्वेंसी है। क्वेश्चन सुनो क्या है इसमें। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। अच्छा, पहले तो ये बताओ, इससे इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा या नहीं? पर इंसिडेंट वेवलेंथ तो छोटी है इससे। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए, वेवलेंथ छोटा होना चाहिए। तो क्या इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो बताइए मैक्सिमम स्पीड कितनी है उसकी? क्या लिखेंगे? के मैक्स इज एच सी बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। और जो वर्क फंक्शन होता है वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिफाइन होता है? थ्रेशोल्ड से। या थ्रेशोल्ड किससे कॉरेस्पॉन्डिंग डिफाइन था? वर्क फंक्शन के। तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं? एच सी बाई लैम्डा टी एच। अब ये एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम है तो इसको क्या ले सकते हैं? 12,400 बाई 2,000 माइनस 12,400 बाई 5,000। यहां से 2 जीरो गए, इसके भी 2 जीरो गए। ये कितना होगा? 5 से करेंगे तो 2.48 आएगा शायद। 2.48 आएगा जहां तक मुझे लग रहा है, देख लेना एक बार। और ये कटेगा तो 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कितना आएगा? 10 में से 8 गया तो 2, 1 में से 4 गया तो 7, और 5 में से 2 गया तो 3.72। ये लेकिन काइनेटिक एनर्जी है, पूछा क्या गया है? स्पीड। तो क्या लिखेंगे? हाफ एम वी। मास किसका लेंगे? इलेक्ट्रॉन का, इज 3.72। अब बताओ उधर क्या वैल्यू रिप्लेस करोगे मास को?
इंटू 2 चला जाएगा ऊपर और नीचे 9.1 इंटू 10⁻31। ये लिख के आओगे तो नेगेटिव मार्क्स लेके जाओगे। काइनेटिक एनर्जी किस यूनिट में है और ये किस यूनिट में है? केजी। क्या ये एसआई सिस्टम में है? और ये एसआई सिस्टम में नहीं है। तो पहले एसआई में तो इसको ले आओ। हाँ, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? इंटू 10⁻⁻19। अब जाके ये जूल बन गया और रूट भी लगेगा। ठीक है, ऐसे ही आपके प्रैक्टिस के लिए इसको सॉल्व नहीं करना। अब फिर से ग्राफ की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बार जो ग्राफ है वो है फोटो करंट वर्सेस एनोड वोल्टेज V। I वर्सेस V ग्राफ है। मतलब ये जो करंट हम अचीव कर रहे हैं ना, उसको V से रिलेट करना है। सपोज तुमने पोटेंशियल बिल्कुल भी अप्लाई नहीं किया है, 0 अप्लाई किया हुआ है, 0 अप्लाई कर रखा है, तो क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो अपने आप ही यहां पहुंच जाए? पॉसिबल है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है ना। हो सकता है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला है और उसके साथ 2-4 और पहुंच गए हो। इसका मतलब क्या मुझे करंट मिल जाएगा इवन इफ आई डोंट अप्लाई एनी वोल्टेज? बिल्कुल, सर्किट क्लोज होना चाहिए बस। सर्किट क्लोज है मेरा। तो क्या ये ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा या थोड़ा सा ऊपर से? ऊपर से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब सुनो, ये जो करंट मिल रहा है दिस इज बिकॉज ऑफ देयर ओन एनर्जी, अपने आप मिल गया। क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी है कि वहां पहुंच जाए? वो इसलिए नहीं है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लाइज इन द रेंज 0 टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन्स निकल के जरूर यहां खड़े हैं, बस ये इंतजार में है कि कोई आए और मुझे ले जाए। अब उसको ले जाने के लिए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसके लिए बाहर से ये मूड बना के आया हुआ कि कोई मुझे सपोर्ट कर दे बस। भैया इंटरेस्ट और चाहत तो बहुत है, बस पैसे नहीं है। अब ये पैसे किससे ले रहा है? बैटरी से। बैटरी उसको उसको बैटरी एनर्जी दे रहा है, रिसोर्सेज दे रहा है कि ये ले, मेरी कार ले जा, मेरी सूट ले जा। ठीक, उसके बाद उसने बाद में अपनी क्रेडिट कार्ड भी दे दिया कि जाओ और इलेक्ट्रॉन को ले आओ और सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो अब धीरे 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 इसको रिसोर्सेज मिलता जा रहा है। तो क्या इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास एनर्जी कम है, क्या उसको उतनी एनर्जी मिल जा रही है कि वो यहां पहुंच जा रहा है? तो आपको करंट में भी ग्रोथ मिलने लगेगा, तो करंट राइज करने लग जाता है। लेकिन इन सब की भी कुछ सीमा होती है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स जो निकले हैं उसकी भी सीमा है। ऐसा नहीं है कि पूरे रात दिन कभी भी 24 घंटे तो हो ही गए, अब तुम 48 घंटे भी घुमाए जा रहे हो, घूमते जा रहे हो। अरे भाई, शॉपकीपर भी अपना दुकान बंद करेगा, गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म होगा, उसके पैसे भी खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब क्या, इसकी अपनी एक लिमिटेशन है कि इतने ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए थे, तो उतने इलेक्ट्रॉन्स को तो तुम पहुंचा पाओगे। समझना ध्यान से, जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर आए हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटॉन्स,
उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को तुम पहुंचा पाओगे। खुद से ये बैटरी मेटल से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल सकता। मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन्स खुद से बाहर ना आए, ये बैटरी का रोल कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो पॉइंट? इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने का काम किसका है? फोटॉन्स का है। तो फोटॉन्स पहले मदद तो करे, पहले घर वाले अलाउ तो करे। अब जैसे फोटॉन्स ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, उसके बाद तुम्हें बाहर का रिसोर्सेज हेल्प करेगा, उसके बाद वो वहां से यहां तक ले आएगा। तो बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन्स जो निकल के आए हैं उसकी काउंट फिक्स है? तो इलेक्ट्रॉन से निकाल करके जो तुम करंट लाए, क्या उसकी भी वैल्यू एक समय में फिक्स हो जाएगी? इस करंट को बोलते हैं सैचुरेशन करंट। तो बताओ, सैचुरेशन करंट कौन से करंट के कारण आया? पहले बताओ, इसमें करंट आ ही क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग एनोड है। तो बताओ, जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे तो क्या करंट जो मिलेगा उसको सैचुरेशन करंट बोलेंगे? तो एक डेफिनेशन यहां से तुरंत लिख लेते हैं कि सैचुरेशन करंट क्या होता है। सैचुरेशन करंट होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ई। इसमें एन का मतलब क्या है? यहां एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स या इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। और फोटो करंट में एन क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग एनोड। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स तुमने एमिट करवाए वो सब के सब पहुंच जाएंगे, तब जो करंट मिलेगा वो कौन सा करंट होगा? सैचुरेशन करंट। तो सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? एंड फोटो करंट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग एनोड। तो बताओ, क्या फोटो करंट सैचुरेशन करंट का सबसेट है? सबसेट हुआ ना? ये सबसे बड़ा सेट है, उसका सबसेट है वो। एनीवेज, ये आई बात समझ में? ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। अब सुनो, ग्राफ में थोड़ी और वेरिएशन करते हैं। अब याद है यूपी पुलिस, जब यूपी सरकार बनी थी पहली बार, तो उसमें एक यूपी गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला था जिसको बोलते थे एंटी रोमियो। एंटी रोमियो स्क्वाड। उसका काम यह था कि जैसे ही फरवरी का महीना आया वो पुलिस एक भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल के घूमने से रोकेगी। अब यहां आ गए एंटी रोमियो। अब जो पुलिस है वो घूमने बाहर ऐसा वैसा से रोक रही है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे उसको रोक रही है। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे थे वो अपने मन से, इनके पास इतनी रिसोर्सेस थी कि वो घूम फिर के आ जाते, क्या उसको भी नहीं जाने देगी पुलिस? तो मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स एक भी ना पहुंचे, तो क्या मुझे इसकी पोलैरिटी रिवर्स कर देनी है? अब बताओ, अगर आप रिवर्स करोगे तो हायर पे कौन सा पोटेंशियल हो जाएगा? ये होगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन्स को क्या ये प्लस वाला टर्मिनल खींचेगा और ये माइनस वाला क्या उल्टा पुश करेगा? क्या जो इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे थे उसको भी रोकने लग जाएगा ये? तो करंट जो तुम्हें मिल रहा था, क्या उसकी वैल्यू गिरने लग जाएगी? तो यहां से वैल्यू कम होने लग जाएगी, ठीक है? अब ये कम होते 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 कम होते होते मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा भी करंट ना मिले, तो क्या यहां करंट जीरो हो गया? करंट जब जीरो होगा उस समय जो पोटेंशियल होगा उसको एक नाम देंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन के आता है, कंप्लीट, ठीक है? ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये थोड़ा सा कर्व ही है, ऐसे है, ठीक? तो ये जाके कंप्लीट ग्राफ बनेगा। तो पहले ही बना देता तो फिर तुम्हें लगता है ये नीचे कैसे चल गया, ऊपर कैसे आ रहा है, ठीक है? तो तुम ऐसे पीछे खींच लेना, ऐसे ऐसे बन जाएगा। इसको बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इस पर बात करते हैं, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा, कितना होगा?
इसका कारण बताया था ना, अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब करंट की नॉन जीरो वैल्यू है, करंट कुछ है, मैंने वोल्टेज लगाया ही नहीं पर फिर भी करंट मिल रहा है, पॉसिबल है? कैसे? कुछ इलेक्ट्रॉन खुद ही पहुंच गए, तो नॉन जीरो। सारे नहीं लगे, रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कैसे पता आपको? रिक्वायरमेंट तो डिपेंड करेगा कि यहां से यहां जाने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए। हाँ, अरे एक्चुअली यहां पर ही एनर्जी खर्च हो जा रहा है। देखो, इसके अट्रैक्टिव पुल को ओवरकम अगर कर गए तब तो ठीक है, वो पहुंच जाएगा। हम तो यहीं पर बात कर रहे हैं ना, सरफेस एनर्जी इतनी है कि उसको रोक लेता है। हम तो यहीं से बात कर रहे हैं, यहां आने के बाद तो पहुंच ही जाएगा, ओवरकम हो गया तो, है ना? अब सुनो, अब मैं इनिशियल बताता हूं कि क्या सिचुएशन था और जब मैंने इसको रिवर्स किया तो क्या सिचुएशन हो गया। इनिशियली ये टर्मिनल नेगेटिव था, देखो ये नेगेटिव है, और ये टर्मिनल पॉजिटिव था। क्या ये हायर पोटेंशियल पे था और क्या ये लोअर पोटेंशियल पे था? इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये फेवरेबल कंडीशन था। तो बैटरी बार बार उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रही है। कितनी एनर्जी मिल रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, ई टाइम्स वी। इतनी एनर्जी बढ़ के मिलता जा रहा है। तुम बार बार पोटेंशियल और बढ़ा रहे हो, एनर्जी फिर बढ़ जा रही है। कितना बढ़ जा रहा है? ई टाइम्स वी। ये मैं कहां से लिख रहा हूं? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से लिख रहा हूं। ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही है जो कि काइनेटिक एनर्जी में चला जा रहा है, तो वो पहुंच जाता था। अब अगर मैं रिवर्स कर देता हूं तो क्या ये हायर पे हो जाएगा और ये लोअर पे हो जाएगा? तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, क्या वो इन्हीं दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है? तो बताओ, अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखूंगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो अगर ये प्लस में है, प्लस में, तो बताओ कौन से पोटेंशियल का डिफरेंस है? कैथोड माइनस एनोड कि एनोड माइनस कैथोड? जब मैं पोलैरिटी रिवर्स करता हूं तो ये हायर हो गया ना, तो हायर में कौन हो गया? कैथोड। तो ये बनेगा कैथोड माइनस एनोड। और जब हम एनोड माइनस कैथोड लिखेंगे तो माइनस वीएस हो जाएगा, माइनस वीएस हो जाएगा। अब बताओ, इस ग्राफ में क्या ये माइनस के को कोरस्पॉन्ड कर रहा है? तो किसके रिस्पेक्ट में मैं पोटेंशियल बोल रहा हूं? एनोड माइनस कैथोड बोल रहा हूं, ठीक है? अब सुनो, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? वैल्यू इधर देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट पोटेंशियल विच विल नॉट अलाउ इवन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन टू रीच। तो जो सबसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं उसको रोक दिया तो क्या बचे कुचे सभी रुक जाएंगे? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिफाइन होना चाहिए? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे डिफाइन होना चाहिए। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स का था उसको रोकना है, तो मैं अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया तो इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल एनर्जी कितनी गेन हुई? ई टाइम्स वी एस। तो ई टाइम्स वी एस मस्ट बी इक्वल टू के ई मैक्स। समझ आया ये? अब सब वैल्यू को रिप्लेस करो तो ये क्या पढ़े थे हम लोग? एच न्यू माइनस फाइव, और अब इधर से आ गया ई टाइम्स वी एस। तो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको निकालना है तो वो क्या आ जाएगा? एच बाई ई टाइम्स फ्रीक्वेंसी माइनस 5 टाइम्स ई। तो ये भी रिलेशन आपको याद रखना। तो जरा ध्यान से देख, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर, ठीक है? और अगर इसको वेवलेंथ के टर्म्स में लिखना हो तो क्या बनेगा? एच सी बाय लैम्डा माइनस 5 बाई ई, ई, ठीक है? ये हो गया। क्या अगर मैं ग्राफ पूछूं तो आप बना देंगे?
फिर से बताओ, ग्राफ अगर बनाते हैं तो ये वाला बिल्कुल के मैक्स जैसा ग्राफ बनाएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। लेकिन इस बार थोड़ा थोड़ा बदलाव होगा। सबसे पहले स्लोप बताओ, स्लोप क्या बनेगा? h बाई ई। और इंटरसेप्ट किस नाम से जाना जाएगा? फाई बाई ई से जाना जाएगा। ठीक है, 1/λ के ग्राफ भी ऐसे ही बनेंगे। तो ये होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 1, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 2, और 1/λ का भी ऐसे ही बनेगा। वन बाई लैम्डा वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, लेकिन हाँ सब कुछ वैसा ही रहेगा, बस इसका स्लोप बदल जाएगा। इसका स्लोप किस नाम से जाना जाएगा? एच सी बाई, नहीं, ई। एच सी बाई लैम्डा तो एनर्जी हो गया, एच सी बाई ई है ये। और यहाँ पे अभी भी 5/E होगा, और यहाँ भी 5/E होगा। इस यही ग्राफ आया था जेई एडवांस में, 1/λ वर्सेस ग्राफ था। ये आया था 2000 कुछ समथिंग में था वो। तो ये बनेगा 1/λ TH 1, 1/λ TH 2। अब अगर किसी को ये डायरेक्टली समझ नहीं आया कि कैसे अचीव किया मैंने, तो इसको मैं दो तरीके से और बता सकता हूँ कि कैसे अचीव किया। पहला तरीका ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की है, वो जो लूज करेगा, क्योंकि तुम रोक रहे हो ना, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी, तो वो कहां जाएगा? गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी गेन बार बार कितना कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन? Q टाइम्स V, और V होगा V डेल्टा V, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी का गेन हुआ है वो काइनेटिक एनर्जी के लॉस के बराबर होगा। एक तरीका, जो कि मुझे लगता नहीं है कि समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं। तुम्हें पता है, पूरा खुल के बड़ा सा लिखो तो समझ आएगा। चलो मैं उस तरीके से भी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, ये कैथोड है और ये एनोड है। अब सुनो, इसको डिफाइन करते हैं, आ जाओ। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, उसी इलेक्ट्रॉन को मैं देख रहा हूं अभी। और ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलते 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 यहां जाए, लेकिन वहां पहुंच ना पाए, उसको हम वापस खींच लाएं, तो क्या जीरो करंट मिलेगा? ये वाला करंट जीरो तब होगा जो मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है, उनको रोकते 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 मैं एकदम जस्ट यहां पे रोक दूं और वो जा ही ना पाए, बहुत करीब से उसको लौटा के वापस ले आए। अब सुनिए, ये पॉइंट हो गए आपके इनिशियल, और ये हो गई आपकी पोजीशन फाइनल। अब बताओ, क्या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है? जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। तो बताओ, ये चार्ज का मूवमेंट क्या कंजर्वेटिव फील्ड में ही हो रहा है? और जब कंजर्वेटिव फील्ड में मूवमेंट होता है तो क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है? तो मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने वाला हूं यहां पर। ठीक, अब बताओ, यहां पे इनिशियल U इनिशियल प्लस K इनिशियल इक्वल्स टू U फाइनल प्लस K फाइनल। इनिशियल कहां पर है? कैथोड पर। तो पोटेंशियल एनर्जी एट कैथोड ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है आपको।
तो तुम क्या लिखोगे? पोटेंशियल ऑफ कैथोड इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज नेगेटिव। तो हमें लिखना चाहिए माइनस ई, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी कितना है अभी इसके पास? मैक्सिमम। यहां पे तो इलेक्ट्रॉन निकला है ना, और हम मैक्सिमम को ही देख रहे हैं, क्योंकि उसके नीचे तो सभी रुक जाएंगे। बताओ फाइनली जब पहुंचा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया वहां पे? ई टाइम्स एनोड। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इसको जस्ट रोकना है वहां पे। अब मुझे निकालना क्या था? इसको ले जाइए इधर, तो इधर ले जाने पे यहां क्या बचा? के मैक्स, ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया। और अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा? V कैथोड माइनस V एनोड। अब बताओ यहां लिखा हुआ है, देखो क्या है वो? Vs। तो E टाइम्स Vs इज इक्वल टू के ई मैक्स। हो गया प्रूफ? हाँ 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 चलो। पोटेंशियल एनर्जी होता है ना चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और चार्ज किस में देख रहे हो आप? इलेक्ट्रॉन में, तो नेगेटिव होता है। तो यहां से अगर कभी तुमसे ये पूछे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बताओ कितना है, तो या तो इस तरह से दिया जाएगा, तो वैल्यू डाल देना, Vs आ जाएगा। या आपको सीधा सीधा यही पता होगा, क्योंकि तुम इसको जब सॉल्व करते हो तो एक नंबर आ जाता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रॉम दिस लाइन, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अपॉन ई। अब ई क्या है? ये चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब सुनिए, कभी कभी काइनेटिक एनर्जी जब आप सॉल्व करते हैं, कभी कभी नहीं, मोस्टली आपको ऐसा ही मिलेगा कि अगर काइनेटिक एनर्जी इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें है, तो जब ई से डिवाइड होगा तो क्या वोल्ट ही रह जाएगा? तो जब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना, देन Vs इज इन वोल्ट, अपने आप ही आ जाएगा। लेकिन अगर कभी नंबर ऐसा मिल जाए, नसीब खराब हो, इज इन जूल, तब आपको Vs के लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी नंबर है उसको डिवाइड किससे करना होगा? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से। तब जाके किस में आएगा आंसर? नहीं नहीं, Vs वोल्ट में आएगा। मुझे ये ऐसा यूनिट में चाहिए, ये जूल में है। तो के मैक्स बाई ई होता है ना, तो फिर इसकी वैल्यू भी रखो ताकि वो कुलम में बन जाए, और फिर उसको डिवाइड कर दो तो वोल्ट में आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? जरा एनर्जी की यूनिट को ध्यान दीजिए। Q इंटू डेल्टा वी होता है, ये जब जूल में होता है तो ये कुलम में होना चाहिए, और ये वोल्ट में। इसका मतलब कुलम इंटू वोल्ट जो होता है वो किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है? जूल को।
तो बताओ अगर ये जूल में है ऑलरेडी, तो मुझे इसको किस में रखना चाहिए? कुलम में। तभी तो जूल पर कुलम वोल्ट बन जाएगा। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो पहले तो इसको जूल में लाओ। वो कैसे होगा? इसको इंटू करना होगा, इसको इंटू करना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। क्या ये बन गया जूल में? अब इसको किससे डिवाइड करना है? कुलम्स। तो कुलम वाले वैल्यू इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज है वो कुलम में कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। अब बताओ जूल पर कुलम क्या बन गया? वोल्ट। और ये हमेशा कट ही जाएगा। इसका मतलब हम आसानी के लिए जब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया जाएगा, बस ई वाला टर्म हटा देना, बाकी जो बचेगा वो वोल्ट में आ जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो सपोज वही सेटअप है और ये सीजियम का बना हुआ है, और इस क्वेश्चन के लिए इसको लिया गया 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मटेरियल है ये सीजियम। अब यहां से फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं 4000 एंगस्ट्रॉम का। तो पहले तो बताओ क्या ये पी होगा इसमें या नहीं होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं? पीईई चेक करो, चेक दिस। अगर है तो फाइंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। कैसे करते हैं? सबसे पहले जो एनर्जी आया है वो पता कीजिए कितना आया है। तो 12400 अपॉन 4000, 2 0 गए, 4 10 12 में 4 3 2 कितना हो गया? 3.2। क्या ये 3.2 ज्यादा है इससे? तो यस, एज ई इज ग्रेटर देन 5, सो यस। अच्छा हाँ, 3.1। अब बताओ इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? तो पहले तुम काइनेटिक एनर्जी निकालो मैक्सिमम। वो कितना होगा? एनर्जी इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन। 3.1 माइनस 2.4, 3.1 माइनस 2.4 कितना हुआ? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओ क्या सिखाया मैंने आपको? तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है तो सीधा ई उड़ा दो, तो वीएस कितना आ गया?
0.7 वोल्ट, ये समझा रहा था। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे, इट इज द मिनिमम रिवर्स वोल्टेज that is applied to stop all electrons from reaching anode. मिनिमम की बात हो रही है, मतलब तुम अगर इससे ज्यादा भी लगा दोगे तब भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेंगे, पर हम उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल फिर उसको नहीं बोलेंगे, हम तो मिनिमम पे डिफाइन कर रहे हैं। अब दो क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड करता हूं आपके सामने कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड, तो बताओ जो फोटॉन्स आ रहे हैं उनकी इंटेंसिटी बढ़ा दिया आपने, तो बताओ जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे क्या उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी? अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ जाता है? क्या हर फोटॉन की एनर्जी बढ़ जाती है? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो है उसमें NH न्यू आता है। तुमने अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख के इंटेंसिटी बढ़ाया, कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट या सेम, ठीक है, इसको रख करके तुम अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो क्या बढ़ता है? नंबर डेंसिटी बढ़ता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बढ़ जाता है। अब बताओ इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर आएंगे उसके काउंट बढ़ सकते हैं? वो बढ़ सकते हैं। क्यों बढ़ेंगे? हाँ, क्योंकि देखो अभी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तभी बात कर रहे हैं हम लोग, ज्यादा है, और तुमने काउंट बढ़ा दिया, और हमने ये भी बात कर रखा है कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, और अगर एक फोटोन की एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जितनी निकलने के लिए चाहिए उतना या उससे ज्यादा है, तो क्या वो उसको निकाल लेगा? और अगर कुछ भी नहीं दिया है कि कितनी एफिशिएंसी है, तो हम ये मान के चलेंगे कि एफिशिएंसी 100% है। तो अगर 100 फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं तो उसकी कैपेबिलिटी है कि 100 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल ले, जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना करे कि नहीं एफिशिएंसी उसकी 60% ही है। तो बताओ तुमने इंटेंसिटी बढ़ाया तो फोटॉन्स की काउंट बढ़ गई, तो इलेक्ट्रॉन्स के निकलने का काउंट बढ़ेगा, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन उतनी ही काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लेकर बाहर आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? HNu माइनस 5, और हर फोटोन की फ्रीक्वेंसी वही है क्योंकि तुमने फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फिक्स रहेगा। हाँ 5, देखो मेटल तो वही है
तो फाई भी वही है। समझ रहे हो यहां तक? अब बताओ इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या फर्क पड़ेगा? क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल के मैक्स पे डिपेंड करता है? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के मैक्स पे डिपेंड करता है और के मैक्स फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करने लग गया? फ्रीक्वेंसी में चेंज आया क्या? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो सबसे पहले इस पॉइंट को समझ लेते हैं कि अगर इंटेंसिटी हम चेंज करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा? ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक, तो ये फॉर्मूला भी अपने डिराइव कर रखा है, उधर ये आया था। ठीक, तो लिख लो चलो पहला पॉइंट। अच्छा रुको, एक और डिस्कशन कर लेते हैं ताकि एक साथ लिख लेंगे। अब सुनो, अगर तुम्हारे इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटॉन्स बढ़ गए और फोटॉन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन निकलने के काउंट बढ़ गए, तो बताओ क्या सैचुरेशन करंट में चेंज आएगा? सैचुरेशन करंट तो इस पर डिपेंड कर रहा था कि सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाए। क्या अब इलेक्ट्रॉन्स का काउंट बढ़ गया है? तो क्या सैचुरेशन करंट भी बढ़ जाएगा? यस। तो ये दोनों पॉइंट को लिख लेते हैं। लिखो कि इफ, लिखो लिखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, stopping potential and maximum kinetic energy both depends on frequency of light, both depends on frequency of light and not on intensity of light. Stopping potential and maximum kinetic energy, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसका? ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड नॉट ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, फोटो करंट एंड saturation current, photo current and saturation current both depends on intensity of light and not on frequency of light. तो अगर इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स अब ज्यादा बाहर आ रहे हैं, तो पहुंचने की भी तो काउंट बढ़ सकता है ना। जो पहुंचने वाला था पहले, जितनी काइनेटिक एनर्जी थी यहां तक पहुंचने लायक, पहुंच गई। अब ऐसे ऐसे 4 लोग हैं जिसकी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी है, तो 4 इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेंगे। तो फोटो करंट बढ़ गया कि नहीं? सभी फोटो करंट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम होगी, तो मैक्सिमम भी तो सेम होगी। अब मैक्सिमम वाले के काउंट भी तो बढ़ गए, तो फोटो करंट तो बढ़ेगा। इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं बट फ्रीक्वेंसी सेम है। अब मैं फिर से वही ग्राफ वापस बनाता हूं, फोटो करंट वर्सेस वोल्टेज। बताओ अगर तुम इंटेंसिटी चेंज की हो तो क्या चेंज हो रहा है? फोटो करंट चेंज हो रहा है और सैचुरेशन करंट भी चेंज हो रहा है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहेगी। तो अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां अचीव किया था, तो ऐसे सैचुरेशन करंट अचीव हो रहा होगा, और दूसरे वाले का सैचुरेशन करंट क्या सेम होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या डिफरेंट होगी?
सैचुरेशन करंट, आई मैक्स, आई सैचुरेशन लिख देते हैं इसको, टू आई सैचुरेशन 1। ठीक है, अब दूसरे वाले केस में मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूं और इंटेंसिटी सेम रख रहा हूं। नंबर 2, frequency changed but intensity same। अब बताओ, क्या सैचुरेशन करंट उतना ही मिलेगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों ग्राफ को देख के बताओ कि इंटेंसिटी 1 और इंटेंसिटी 2 में किसकी ज्यादा वैल्यू है? सैचुरेशन करंट किसका ज्यादा है? 1 का, तो इंटेंसिटी भी 1 की ज्यादा होगी। बट फ्रीक्वेंसी 1 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी 2। इधर देखो, किसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा? 1 का ज्यादा, तो क्या फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी उसकी? तो यहां लिखेंगे फ्रीक्वेंसी 1 इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी 2, लेकिन इंटेंसिटी 1 इज इक्वल टू इंटेंसिटी 2। अब तुम ये मत बोलना सर यहां तो लिखा ही है सेम, वो तो हेडिंग में लिखा है, पर ग्राफ बना के दे दिया जाए तो उससे कैसे समझोगे, वो समझा रहा हूं। तो सैचुरेशन करंट सेम है, इसीलिए इंटेंसिटी सेम है। क्यों? तो इतने डिस्कशन में तो हाँ में हाँ मिलाए, यहां आते ही बदल गया। सैचुरेशन करंट इस पे डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए, और बाहर आने की जो टेंडेंसी है या जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगा कि कितने फोटॉन्स इंसिडेंट हुए। क्या फोटॉन इंसिडेंट का काउंट बदला? इंटेंसिटी बदलने से क्या फोटॉन का काउंट बदला? इंटेंसिटी तो सेम है ना, तो फोटॉन जितने इंसिडेंट हुए वो सेम हो गए, तो इलेक्ट्रॉन जितने निकलेंगे वो सेम हो गए, पर सभी इलेक्ट्रॉन जो निकल के बाहर आए उसकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट हो गई। अब सुनो, ये जो दो डिस्कशन अपन किए हैं, यहां पे वेव थ्योरी का एक और फेलियर सामने आ जाता है। हमने इसके पहले एक वेव थ्योरी का फेलियर देखा था, इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आए, ये था फेलियर। दूसरा फेलियर देखिए यहां पे क्या है, कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये इंटेंसिटी पे क्यों नहीं डिपेंड कर रहा है, जबकि वेव थ्योरी कह रहा है कि डिपेंड करना चाहिए था। देखिए कैसे, कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो ज्यादा एनर्जी आप दे रहे हैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा एनर्जी मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब जब वो बाहर आएगा तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होनी चाहिए थी, तो फिर तो उसको रोकने में और ज्यादा मेहनत लगना चाहिए था। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। लेकिन फोटॉन थ्योरी क्या कहती है कि भाई साहब इंटेंसिटी का तो फॉर्मूला ही बदल दिया हमने, पूरा दुनिया ही बदल दिया, जज्बात भी बदल दिए, सब कुछ बदल दिए। ये ऐसे डिपेंड कर रहा है इंटेंसिटी। अगर तुम फ्रीक्वेंसी सेम रख के इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो अकॉर्डिंग टू फोटॉन थ्योरी नंबर ऑफ फोटॉन्स ही केवल बढ़ते हैं, पर एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन सेम ही रहेंगे। अब सुनो, जब तुम इंटेंसिटी बढ़ाए तो इंटरैक्शंस विद इलेक्ट्रॉन्स वो बढ़ गए, लेकिन हर फोटॉन उतनी ही एनर्जी लेकर इंटरैक्ट कर रहा है। तो जब एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट कर सकता है तो उसको एनर्जी देकर जब बाहर निकालेगा, तो क्या हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी
उतनी ही रहेगी जितना इंटेंसिटी चेंज करने के पहले था। तो जब हर इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी से निकल रहा है जितना पहले निकल रहा था, तो रोकने में भी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही लगेगा जितना पहले लग रहा था। इसका मतलब इंटेंसिटी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करेगा। तो हम तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे बात करते हैं ना। अब कोलिजन होगा तो मैक्सिमम से फिर और कम होगा, पर हम तो डिफाइन कर रहे हैं उस पे जो सबसे आगे इलेक्ट्रॉन है उसको तो आज भी कोलिजन नहीं होगा और कल भी नहीं हुआ था, क्योंकि उसके पीछे 10 रहे या 1000 रहे, वो तो पीछे वालों को ठोकर लगेगी ना। आगे जो सबसे है उसको तो आज भी नहीं लगेगा कोलिजन। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो कोलिजन पीछे वालों का बढ़ जाएगा, पर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकलने वाला है वो आज भी उसी वैल्यू से निकलेगा। इसका मतलब रोकने के लिए आज भी मुझे उतना ही पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो दिस वाज अनदर फेलियर। अगर फेलियर पूछा जाए कि क्या क्या हो रहा है, तो एक फेलियर ये भी है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, बट अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी इट मस्ट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। घट जाएगा? हाँ, इंटेंसिटी सेम है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। एन की वैल्यू क्यों? नहीं 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 नहीं, इंटेंसिटी अगर सेम रख रहे हो तो काउंटिंग सेम रह रहा है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काउंट। इंटेंसिटी हम डिफाइन ही करते हैं टू सिग्निफाई द काउंटिंग वैल्यू। एनर्जी ऑफ एक फोटोन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, पर इंटेंसिटी बताता है नंबर ऑफ फोटॉन्स। हाँ, तो अगर तुम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो क्या बढ़ा रहे हो? काउंट बढ़ा रहे हो। हाँ, फ्रीक्वेंसी अगर तुम चेंज करते हो तो हर क्वांटा का, पहले क्वांटा इतना छोटा था, अब क्वांटा इतना बड़ा हो गया। आइस क्यूब जो तुम फ्रीज किए थे, पहले इतना छोटा फ्रीज कर रहे थे, अब तुम बड़े में फ्रीज कर रहे हो। तो एक पैकेट की एनर्जी बढ़ाते हो फ्रीक्वेंसी चेंज करने से, और इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ पैकेट्स बढ़ते हैं, पर हर पैकेट में एनर्जी उतनी रहेगी। ठीक है ना? तो दो अलग बातें हैं। चलो ठीक है फिर। हाँ बोलो। हम वोल्टेज वाली बात कहां से आ गई यहाँ पे? वोल्टेज, तो यहाँ पे वोल्टेज का कहाँ डाउट हो रहा है? हाँ तो लो ना, मेरे ग्राफ में भी तो सेम ही मिल रहा है, ये देखो, वोल्टेज तो वही मिल रहा है।